तो फिल्म की शुरुआत में हम जंग का माहौल देखते हैं। टूबू की फौज ने चंगान पर हमला कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। चंगान की फौज जो पहले कई जंगें जीतती आ रही थी, वो भी अचानक वे इस हमले को समझ नहीं पाई। उन्होंने अपनी जान लगा दी हमले को रोकने के लिए। इस टाइम फौज की कमांड थी गाओशी के हाथ में। जब उनको लगा कि उन्होंने टूबू की फौज को हरा दिया है, तभी गाओशी ने देखा कि फौज की एक और प्लेटून उनकी तरफ बढ़ रही है। इनके फौजी अब कम रह चुके थे। उसने अपने फौजियों को फौरन से जंग रोककर लशी पास में पनाह लेने को कहा। लशी पास में पहुंचकर उसे पता चलता है कि टूबू की फौज ने पूरी तरह चंगान को घेर लिया है और बादशाह भी अपना तख्त छोड़कर भाग चुके हैं। गाओशी परेशान हो गया कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या वो भी भाग जाए, लेकिन उसे बादशाह का हुक्म मानना था। बादशाह ने चंगान की हिफाजत करने और टूबू को हराने का हुक्म दिया था। यहीं पर गाओशी फैसला करता है टूबू के एक फौजी कैदी की पूछताछ करने का। मगर इसी पूछताछ के वक्त ही एक फौजी भागता हुआ यहाँ आता है और खबर देता है कि बादशाह की तरफ से गाओशी के पास एक मिलिट्री इंस्पेक्टर को भेजा गया है जिसका नाम है चैंग। गाओशी अपने नौकर से कहता है कि जाकर उसे रिसीव करो, जबकि खुद वो उस कैदी से पूछताछ करता रहता है। जब वो कैदी कोई सही जवाब नहीं देता तो गाओशी उसे ठंड में बांधने का हुक्म दे देता है, जिसके बाद अंदर वो अपने ही नेज़े से खुद को मारने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो बादशाह की हिफाजत नहीं कर पाया और ना ही इस सल्तनत को वो बचा पाया है। इसी दौरान इंस्पेक्टर चैंग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। गाओशी को लगा कि अब उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी क्योंकि वो सल्तनत की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ तो उलट ही था। चैंग उससे अजीबोगरीब सवाल जवाब करने आया था। वो बताता है कि बादशाह को ये जानना है कि गाओशी का रिश्ता किस तरह से लेबाई नाम के एक पुराने दोस्त के साथ है जिसे 5 साल पहले मारने की कोशिश की गई थी। तब गाओशी इस बात का जवाब देने के लिए अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है। बात है कई दहाइयों पहले ही, इसीलिए सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। गाओशी बताता है उसे उसके दादा ने पाला, जो कि एक टाइम पर चंगान के ही कमांडर रहे थे, बिल्कुल उसकी तरह। उसके दादा ने चंगान को 2 और रियासतों को भी जीतने में बहुत मदद की थी, जिससे बादशाह को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। इसीलिए उनके मरने के बाद उनकी कब्र भी बादशाह के बिल्कुल साथ बनाई गई थी। गाओशी के डैड चाहते थे कि गाओशी भी बिल्कुल अपने दादा की तरह बने, इसीलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही गाओशी की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और साथ ही वो गाओशी को स्कूल में पढ़ाने लगे, जबकि उस टाइम के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। गाओशी जब बड़ा हुआ तो इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया कि उसने लड़ाई में अपने डैड को भी हरा दिया और स्कूल में तो वो अपने टीचर्स से भी आगे निकल गया। मगर जब वो सिर्फ 16 साल का था तब उसके डैड एक खतरनाक बीमारी की वजह से मर गए। उसकी मॉम तो बचपन में ही मर गई थी और दादा भी, तो अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास सिर्फ अपने मार्शल आर्ट के स्किल्स ही रह गए थे। गाओशी उस टाइम अपने पास मौजूद जमीनों को देखता है जिसकी देखभाल अच्छे से उसके डैड ने नहीं की थी, तो अब वो भी पैसा उसे नहीं दे सकती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो चंगान की तरफ सफर करेगा। वहां जाकर वो बिल्कुल अपने दादा की तरह एक बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा और दोबारा अपने दादा का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगा। मगर सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसका खाना पैसे सब खत्म हो गए और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लेबाई से होती है, जो है एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा। लेबाई उस पर घोड़े की चोरी का इल्जाम लगा देता है। दोनों के दरमियान इसी वजह से लड़ाई हो जाती है, लेकिन जल्द ही गाओशी की मार्शल आर्ट स्किल्स को देखते हुए लेबाई समझ जाता है कि गाओशी कोई चोर तो नहीं हो सकता। वो जब उससे लड़ना छोड़ता है तो गाओशी उसे चोर के बारे में बताता है जिसे कुछ ही देर पहले उसने देखा था। लेबाई फौरन ही गाओशी के ही घोड़े पर बैठकर चोर का पीछा करता है, लेकिन ये दूसरा चोर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने नेज़े से लेबाई पर हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ लेबाई और उस चोर के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई। वो चोर सच में ताकतवर था और लेबाई उससे हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी इन दोनों की लड़ाई में गाओशी आ गया। उसने अपने नेज़े को कुछ इस तरह से चलाया कि लेबाई के करीब से होते हुए वो सीधा जाकर चोर के ऊपर लगा और चोर वहीं पर मर गया। इस तरह गाओशी ने लेबाई की जान बचा ली और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। इसी वजह से अब ये दोनों अपना आगे का सफर एक साथ शुरू कर देते हैं। गाओशी को तो चंगान जाना था और वो भी जल्दी, मगर लेबाई उससे कहता है इतने भी क्या जल्दी है, रास्ते में मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। अरे यही तो जिंदगी है, इसी में तो मजा करेंगे हम। गाओशी बेचारा मजबूर होकर उसके साथ चल पड़ता है। लेबाई रास्ते में जाते हुए उसे अपने लिखे हुए बहुत से गाने सुनाता है और शायरी सुनाता है,
जिससे पता चलता है कि लेबाई उस टाइम का बहुत अच्छा शायर है, जिस टाइम शायरों को ज्यादा लोग जानते भी नहीं होते। पूरे रास्ते हम देखते हैं कि लेबाई की सोच में बस शेरो शायरी और मजेदार की बातें रहती हैं, लेकिन गाओशी के जहन में चेंगान का दरबार रहता है और वो यही सोचता रहता है कि अंदर जाकर किस तरह से वहाँ पर जॉब की बात करेगा। उन दोनों का सफर उन्हें चेंगान के करीबी शहर तक ले आता है। ये शहर उस टाइम शायरी का शहर माना जाता था, जहाँ हर जगह बैनर्स पर बड़े बड़े शेर लिखे हुए मिलते थे। शायरों की महफिलें सजती थी यहाँ पर। लेबाई भी ऐसी ही एक महफिल में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी शायरी सुनाता है और बड़े बड़े शायर उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसका शायरी का अंदाज ही अलग था। उसकी शायरी सुनकर तो गाओशी भी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि यार सच में लेबाई तो एक खास इंसान है। वो दुनिया को एक अलग ही नजर से देखता है। खैर, उसे लेबाई जितना भी पसंद था, वो लेबाई की तरह लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे फौज की नौकरी चाहिए थी। इसीलिए वो शायरों के इस शहर में लेबाई को छोड़कर खुद चेंगान की तरफ निकल पड़ता है। जाने से पहले उसने लेबाई को अपने साथ चलने को बोला था, लेकिन लेबाई ने कहा, अरे नहीं, मैं हुकूमत का गुलाम नहीं बनना चाहता, मुझे बस आजादी चाहिए। इसीलिए उस दिन से उनके रास्ते तो अलग हो जाते हैं, पर इनकी दोस्ती पहले जैसी ही रहती है। कई मर्तबा ये लोग चेंगान में मिलते भी हैं, लेकिन दोनों के ही मकसद अलग-अलग होने की वजह से साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाते। गाओशी को फौज की इज्जत चाहिए थी और लेबाई को शायरी की शोहरत। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और हमने देखा कि गाओशी ने फौज में अपनी जगह बना ली थी। उसकी बहादुरी और लड़ने की स्किल्स ने उसे ऑफिसर बना दिया था और ऑफिसर बनने के बाद उसे पता चला कि फौज के अंदर भी सियासत चलती है। ऑफिसर्स एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अच्छा दिखाने की दरबार में अपने आप को कोशिश करते रहते थे। गाओशी को ये देखकर समझ आ गया कि सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं, कभी कभी सियासत भी तलवार से ज्यादा तेज होती है। सियासतें तो वो ज्यादा सीख नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी वफादारी बादशाह के साथ बनाकर रखी। दूसरी तरफ लेबाई का नाम शहर भर में मशहूर हो गया। महफिलों में लोग उसका इंतजार करते, मगर उसके अक्सर शेर हुकूमत और वजीरों के खिलाफ होते थे, जिनकी वजह से अमीर होने के बावजूद भी लेबाई को उन जितनी इज्जत नहीं मिली थी। इसीलिए कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो गए थे। बादशाह को जब उसके ऐसे शेरों के बारे में पता चला तो लेबाई को उन्होंने दरबार में बुला लिया, उसके शेर सुने और बादशाह को तो उसका अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वजीरों को डर लगने लगा था, क्योंकि वजीरों ने देखा कि अगर बादशाह लेबाई से इम्प्रेस होकर आजाद सोच पर चलने लगे लेबाई की तरह, तो उनकी सियासत तो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए उस दिन के बाद से लेबाई के दुश्मन और ज्यादा बढ़ गए। उस पर बहुत से इल्जाम लगाए गए कि वो दरबार के कानून का एहतराम नहीं करता, इसीलिए ऐसे शेर लिखता है। गाओशी इस दौरान उसे समझाता रहा कि सियासत के खेल में ज्यादा समझदारी से चलना होगा, लेकिन लेबाई, जिसके दिमाग में कभी सियासत आई ही नहीं थी, उसके लिए सच बोलना ही असली आजादी था। उसने गाओशी से कहा कि मैं तो जो जमाने में देखूंगा वही शेरों में लिखूंगा। ऐसे दोनों के ख्याल बदल गए तो इनमें लड़ाई हो गई। दोनों ही समझ गए कि ये अब अलग हो जाएंगे, मगर दोनों ने अपने गुस्से को कम करके अपने रिश्ते को मजबूत रखने का फैसला किया। चेंगान जैसे बड़े शहर ने इन दोनों के दरमियान का ये फर्क दिखाया था, और गाओशी ने उस दिन की बहस और लड़ाई के बाद ये सीखा था कि दो लोग चाहे दोस्त हों, लेकिन उनकी अपनी अपनी राय भी हो सकती है। वक्त गुजरता रहा, चेंगान में जंगों का सिलसिला तेज हो गया। टूबू की फौज ने हमला किया। पहली मर्तबा गाओशी को जंग लड़ने का मौका मिला। इस जंग में उसने चेंगान शहर से सीखा पहला सबक इस्तेमाल किया था कि सियासत तलवार से ज्यादा तेज होती है। इसीलिए उसने अपने फौजियों को सियासत के तहत पहले छुपा दिया, और जब टूबू की फौज को लगा कि वो जीतने वाले हैं और अब चेंगान पर कब्जा कर सकते हैं, तो तभी उसने सारी जगह से टूबू की फौज के ऊपर हमला करवा दिया और वो ये जंग जीत गया। यहाँ अब लेबाई ने अपनी शायरी में जंग में होने वाली तबाहियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने फौज की भी तारीफ की, तो इन चीजों से दरबार के वजीर भड़क गए। इसीलिए वजीरों ने बादशाह को भड़काकर उसके कुछ शेरों पर पाबंदी लगा दी कि अब वो शेर महफिलों में नहीं पढ़ सकता था। पढ़ तो बेशक वो नहीं सकता था, लेकिन लेबाई ने अपनी शायरी छोड़ी नहीं। गाओशी और लेबाई को तो आपस में मिले पता नहीं कितने साल गुजर गए। दोनों बस यही सोचते रहे कि पता नहीं हमारी दोस्ती पहले जैसी रही भी होगी या नहीं। दरबार की गंदी सियासतों की वजह से दरबार के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। सारे वजीर आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में लग गए और किसी ने भी अपनी सल्तनत के लोगों का सोचा ही नहीं, और ऐसे चेंगान का हाल काफी बुरा हो गया। शहर के लोग बगावत करने पर उतर आए और उनको कंट्रोल करने का काम भी गाओशी को दिया गया। उसने अपनी अवाम के साथ जंग लड़ी भी, उनको अपनी ताकत का असर भी दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर
वो ये बात जानता था कि जंग सिर्फ दुश्मनों के साथ लड़ी जाती है, अपनी सल्तनत के लोगों के साथ नहीं। जब लोग बगावत पर उतरे हुए थे तब लेबाई कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी बगावत पर बहुत सी शायरी लिखी और उस पर बैन लगा होने के बावजूद भी शहर के सभी भागे हुए लोगों ने उसकी शायरी पूरे शहर में फैला दी और इस वजह से वो जेल तक पहुंच गया। जब गाउशी को उसकी कैद की खबर हुई तो उसे बहुत बुरा लगा। वो चाहकर भी लेबाई के लिए कुछ कर ना पाया क्योंकि वजीरों की उसके खिलाफ बड़ी साजिश थी। वो खुद भी महल आकर लेबाई के लिए सिफारिश नहीं कर सकता था क्योंकि जंग बिल्कुल अरूज पर थी। टूबू की फौज ने अब उनकी सल्तनत पर इतना बड़ा हमला किया कि शहरों की दीवारें हिल गईं। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे और सारे फौजी भी थक कर टूटने लगे। गाउशी को समझ आ गई कि अब दोबारा वक्त है तलवार छोड़कर दिमाग इस्तेमाल करने का। उसने एक प्लान बनाकर सभी फौजियों को समझाया कि पहले सारे दुश्मनों को शहर की दीवारों तक आने दो। वो लोग जब किले की दीवारों के ऊपर चढ़कर किला पार करने की कोशिश करेंगे तब तक आधे से ज्यादा थक चुके होंगे और उस टाइम पर बाहर निकलकर तुम लोग हमला कर देना। अब सुबह हो गई, जंग दोबारा शुरू हुई। टूबू की फौज ने तो यही सोचा कि गाउशी की फौज कमजोर है, इसीलिए वो तेजी से किले की दीवारों की तरफ बढ़ने लगे और यही तो असल में गाउशी चाहता था। जैसे ही वो किले की दीवारों के करीब आकर उस पर चढ़ने लगते हैं तभी अचानक पीछे से और किले की दीवारों के अंदर से इनके ऊपर तीरों से हमला हो जाता है। दुश्मनों को तो समझ ही नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या। वो तो अपना डिफेंस भी पूरी तरह नहीं कर पाते और हिम्मत हार जाते हैं और वहीं से आधे से ज्यादा फौजी पलट जाते हैं और इस तरह दोबारा गाउशी ये जंग भी जीत जाता है। दूसरी तरफ अब हमें महल के अंदर का माहौल दिखाया जाता है। महल के अंदर सियासत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शहजादे ने खुद अपने डैड यानी बादशाह के खिलाफ ही बगावत कर दी। उसने बहुत से वजीरों को, फौज के कुछ लोगों को और कुछ शायरों को अपने साथ मिला लिया बगावत में। लेबाई जो कि जेल में था, शहजादे ने उसे भी जेल से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से लेबाई उसका कर्जदार हो गया और उसके कहने पर वो उसके लिए शायरी करने लगा। हालांकि ये गलत भी था। गाउशी को जब ये खबर मिली तो वो टूट गया क्योंकि उसे अपना वो दोस्त पसंद था जो हमेशा सच बोलता था। उसे जो सियासत पसंद ही नहीं थी, आज वो खुद उसका हिस्सा बन गया था। गाउशी जब शहर पहुंचा तो बादशाह बहुत ज्यादा परेशान थे। गाउशी को भी बगावत के बारे में पता था। यहाँ गाउशी ने अपनी जहानत से एक प्लान बनाया और उसी पर काम करते हुए उन्होंने सारे बागी लोगों का पता चला लिया और शहजादे तक को कैद कर दिया। बादशाह ने अपने बेटे समेत सभी लोगों को मौत की सजा सुनाई। गाउशी जो कि बादशाह का वफादार था, वो उनके हुक्म को टाल भी नहीं सका। उसने सबको मारना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा उसे अफसोस तब हुआ जब उसे लेबाई को मारना पड़ा। वो किसी भी हाल में लेबाई को मारना नहीं चाहता था, पर बादशाह के सामने वो मजबूर था। उसने गॉड से ये विश मांगी कि कोई तो जादू हो कि लेबाई उसके हाथ से ना मरे। लेबाई की वाइफ ने बादशाह के सामने गिड़गिड़ाकर मिन्नतें भी की कि लेबाई आइंदा के बाद कभी शायरी भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी जान छोड़ दी जाए। लेकिन बादशाह ने किसी की बात नहीं मानी। अब गाउशी जब अपने ही दोस्त लेबाई को मारने वाला था तब ठीक वक्त पर आकर किसी ने उसे रोक दिया। पता चला कि एक जर्नल ने आकर बादशाह को मना लिया था लेबाई को ना मारने के लिए और ये सुनकर गाउशी तो ऐसे खुश हुआ जैसे लेबाई को नहीं बल्कि उसे नई जिंदगी मिली हो। इंस्पेक्टर ने जब गाउशी की ये कहानी सुनी तो वो गाउशी से इम्प्रेस हो गया कि उसने बादशाह से इतनी वफादारी निभाई कि अपने दोस्त की जान लेने को तैयार हो गया। वो कहता है कि मैं जब ये बादशाह को बताऊंगा तो बादशाह आपसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी ये लोग प्रेजेंट में बात ही कर रहे थे कि इन्हें एक सिपाही आकर खबर देता है कि टूबू की फौज उन पर भारी पड़ चुकी है। गाउशी इस मर्तबा दोबारा प्लान बनाता है, एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है और अपने गले से पट्टी उतार देता है। सब लोग देखते हैं कि पट्टी तो नकली थी और गाउशी ने जो सुसाइड करने की कोशिश की थी वो सिर्फ एक ढोंग था। गाउशी ने ये ढोंग मचाया था असल में टूबू के एक सिपाही के सामने, जिससे वो पूछताछ का भी नाटक कर रहा था। फिर उस सिपाही को खुद ही गाउशी ने बाहर बंधवा दिया और फिर खुद ही अपने ही लोगों को उसके पास भेजा, जिन लोगों ने उस सिपाही को ये यकीन दिलवाया कि वो लोग तो खुद चंगान के गद्दार हैं और टूबू के साथ मिले हुए हैं। दुश्मनों को उन्होंने फौज की झूठी कमजोर होने की खबर दी और साथ ही गाउशी के सुसाइड करने की खबर भी टूबू तक पहुंचा दी। टूबू की फौज को एक मर्तबा फिर लगा कि चंगान की फौज कमजोर हो गई है, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हमला किया क्योंकि उन्होंने देखा था कि चंगान की फौज तो बहुत थोड़ी सी है। इन्हें उन्होंने मार भी दिया और टूबू को लगा कि जैसे वो जंग जीत गए, लेकिन ये सब गाउशी की साजिश थी। उनके सामने जितने फौजी लाए गए थे वो तो चंगान की सिर्फ एक हिस्सा फौज थी, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। ये लोग जब लशी पास के अंदर जाने ही लगे तभी गाउशी की असल फौज बाहर निकल कर आई और उसने टूबू की पूरी फौज पर हमला किया कुछ इस तरह से
कि उनके किसी सिपाही को उठने का मौका ही नहीं मिला। और इस तरह ये आखिरी जंग भी गाओशी ने अपनी जहानत की वजह से जीत। इंस्पेक्टर चांग, जो अभी तक गाओशी के जंग वाले इरादों पर शक कर रहा था, वो तो गाओशी की जहानत का दीवाना हो गया। गाओशी की ये आखिरी जंग थी। वो बहुत खुशी खुशी अपने शहर वापस लौटा, जहाँ आकर उसे पता चला कि बादशाह ने लिबाई को अब माफ कर दिया था और अब वो इस शहर से वापस भी नहीं जाने वाला था। ये लोग दोबारा मिले और बहुत खुशी से मिले। कुछ अरसे ये दोनों एक साथ रहे और गाओशी लिबाई के साथ मिलकर शायरी लिखने लगा। लेकिन थोड़ी ही अरसे बाद उसे दोबारा दरबार बुला लिया गया, क्योंकि वो हुकूमत का सबसे वफादार आदमी था। इस मर्तबा उसे शाही वजीर बनाने के लिए बुलाया गया था। उसके लिए ये इतनी बड़ी खुशी थी जो उसने सोची भी नहीं थी। इस खुशी को बांटने के लिए गाओशी के पास सिर्फ लिबाई ही था। वो लिबाई को यहाँ बुलाना चाहता था, उसे अपने साथ रखना चाहता था, पर उसे बुरी खबर मिलती है कि लिबाई मर चुका है। इस खबर से वो टूट जाता है, पर अपनी हुकूमत की जिम्मेदारियां पूरी करता रहता है। उसकी हुकूमत की वजह से इस पूरी सल्तनत में बहुत ज़्यादा अमन हो जाता है और उसकी वफादारी, दोस्ती और कुर्बानी की कहानियाँ पूरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।